फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स, ये हमारी योगा फ़िलासफ़ी की होपफुली लास्ट क्लास है। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं सांख्य और योगा फ़िलासफ़ी की वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले जाकर इन वीडियोस को रेफ़र करें और जो मेरा चैनल है फ़िलासफ़ी फॉर लाइफ उसे सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक करें, शेयर करें, है ना। ठीक है, योगा फ़िलासफ़ी में हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया था, तो हमने डिस्कस कर लिया था भाई सांख्य और योगा फ़िलासफ़ी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर योगा फ़िलासफ़ी ने जो चित्त का कॉन्सेप्ट दिया हमने वो डिस्कस कर लिया था, चित्त वृत्ति का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही क्लेशास का जो कॉन्सेप्ट है जिनके कारण चित्त वृत्ति प्रोड्यूस हो रही है ना, 5 क्लेशास जो है हमने वो डिस्कस कर लिए थे। और चित्त वृत्ति को रोकने के लिए और लिबरेशन को अटेन करने के लिए जो उन्होंने पाथ दिया था अष्टांगिक योग का या फिर चित्त वृत्ति निरोध का, वो हमने देख लिया था, है ना। तो चित्त वृत्ति निरोध में हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई, यम जिसमें पंच महाव्रत है ना, और फिर नियम जिसमें एक तरह से आपको नियम लेने हैं फॉर एक्सटर्नल इंटरनल प्यूरिफिकेशन, यम नियम आसन है ना, आसन इज सिटिंग पोजीशंस, एंड देन प्राणायाम, तो प्राणायाम में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है ना, इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन। फिर प्राणायाम के बाद था प्रत्याहार विच मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड सेंसुअल प्लेजर्स। देन प्रत्याहार के बाद हमने पढ़ा था धारण एंड ध्यान। धारण एंड ध्यान में क्या है कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन लेंगे, लैम्प या फ्लेम जैसे हम एक मेडिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उसको ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हमारा जो है उसी पर हमारा पूरा जो फोकस है वो फिक्स हो जाएगा, ये हो गया धारण। फिर ध्यान में जितना भी आउटसाइड वर्ल्ड है उसकी कॉन्शियसनेस खत्म करते हुए हमारे एक तरह से कॉन्शियसनेस है सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ही रह जाएगा। एंड देन समाधि में क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है वो भी एक तरह से क्या हो गया, आप में इनकॉर्पोरेट हो गया, है ना, अब आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने कल एक तरह से डिस्कस कर लिया था कि जो समाधि है, एक तरह से जो समाधि है ये क्या है, 7 स्टेजेस में है ना। ये 7 स्टेजेस जो हैं वो आज हमें डिस्कस करनी है। समाधि से पहले तक का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। समाधि एज ए 8th स्टेप ऑफ अष्टांगिक योग जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बट समाधि जो है ये भी क्या है, एक तरह से 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है, 7 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, है ना। जो संप्रज्ञात है वो एक्चुअली 6 स्टेजेस कंटेन किए हुए अपने अंदर, है ना। 6 स्टेजेस किसके अंदर आती हैं, संप्रज्ञात के अंदर। और जो बची हुई लास्ट स्टेज है दिस इज द 7th स्टेज, है ना। असंप्रज्ञात इज 7th स्टेज ऑफ समाधि। अभी जो 6 स्टेजेस है समाधि की वो कौन कौन सी हैं और किस किस तरह से जो एक स्टेज है वो दूसरी स्टेज की तरफ लीड कर रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है सवितर्क, है ना। सवितर्क, वितर्क का मतलब कि अभी आप एक तरह से उस पर आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, उससे उसको आप क्वेश्चनेबल कर सकते हैं ना, वो क्वेश्चनेबल है, वो पूरी तरह एक तरह से आपको डाउटलेस नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रही है ना। वितर्क है, तर्क है आपके पास, है ना, डाउट है अभी भी उस चीज़ को लेके। तो इसमें क्या है कि आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन जो है वो किस पर है, अभी जो ग्रॉस एंटिटीज हैं या रियलिटीज हैं उन पर है, प्लस इसमें आपके पास क्या है, अभी मेमोरी है, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड जो स्टेज है वो क्या आएगी, निर्वितर्क, है ना। निर्वितर्क में क्या होगा कि जो मेमोरी है ना ये चली जाएगी और सिर्फ जो आपका फोकस रहेगा वो सिर्फ ग्रॉस एंटिटीज पर रहेगा, है ना, मेमोरी रिमूव्ड। अभी जो मेमोरी है, आपका फोकस जो कंसंट्रेशन है, जब आप समाधि में लीन है तब आपका फोकस जो है वो मेमोरी से हट गया। तो इससे क्या हुआ कि आपके एक तरह से दिमाग में जितने भी ऐसे नॉलेज हैं जो डाउटफुल थे, है ना, जिनमें आप एक तरह से डाउट कर सकते थे, तर्क कर सकते थे, वो अब क्या हो गए, चले गए। तो वो कैसा बन गया, निर्वितर्क बन गया। लेकिन अभी भी जो हमारा मेडिटेशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वो ग्रॉस एंटिटी पर है ना, कि भाई मुझे दिमाग में अभी भी एक इमेज है, एक इम्प्रेशन है ऑफ दैट ग्रॉस एंटिटी। जैसे लैम्प है तो वो एक ग्रॉस एंटिटी है ना, तो एक इम्प्रेशन है अभी भी, है ना, एक लेटेंट इम्प्रेशन है
है ना, लेटेंट इंप्रेशन है ऑफ ग्रॉस एंटिटीज प्लस मेमोरी है ना। वो ग्रॉस एंटिटी पे लेटेंट जो इंप्रेशन है वो अभी भी है, बस मेमोरी चली गई, ठीक है, सर निर्वितर्क में। अब जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, सविचार, है ना। तो सविचार में क्या हुआ, आप एक तरह से बहुत ही सब्टल जो चीज है, सब्टल एंटिटी जो है उस पर आप क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, बट यू आर अवेयर ऑफ स्पेस एंड टाइम, है ना। जो स्पेस और टाइम है अभी भी आपके उसको आपके दिमाग में वो अवेयरनेस है कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतने समय से इस स्पेस में बैठा हूँ, है ना। आप मेडिटेशन में हैं, है ना, आप मेडिटेशन में और आपको एक अवेयरनेस है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ। ये अवेयरनेस आप में अभी भी है, आप जबकि समाधि में है, लेकिन जो सविचार की स्टेट है, विचार की स्टेट है ना, विचार है ना, आपको अवेयरनेस है अभी भी क्या चीज़ कि भैया कौन से स्पेस और टाइम में आप हैं, है ना। जबकि आपका ये जो है एक तरह से मेडिटेशन वो किस में आ गया है, सब्टल एक तरह से जो एंटिटीज हो उस पर चला गया है, ग्रॉस पर नहीं गया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा हमारा फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज मैं कहाँ पर लिखूं, ठीक है, ये तीन हो गए हमारे। जो फोर्थ स्टेज है वो है निर्विचार, सविचार के बाद निर्विचार, ठीक है ना। निर्विचार, निर्विचार क्या हो गया, निर्विचार में क्या हो गया, दिस इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, मेडिटेशन ऑन सब्टल इम्प्रेशन और रियलिटी और एंटिटी, ठीक है। तो सब्टल पे ही है बट बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, क्या मुझे ये भी होश नहीं है मैं कितने समय से यहाँ बैठकर मेडिटेट कर रही हूँ और कहाँ पे हूँ मैं। हम देखते हैं ना कि लोग महीनों महीनों जो लीन हो जाते हैं, जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये जब एक्चुअली ध्यान में लीन हो गए होंगे, जब इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ होगा या निर्वाण प्राप्त हुआ होगा, तब क्या था कि महीनों महीनों बैठे रहे, है ना, ध्यान में बैठे रहे, उठे ही नहीं, पता ही नहीं है कि कितने वक्त तक ये बैठे हैं, वहाँ से कितने कौन से स्पेस में बैठे हैं ना। तो बियॉन्ड स्पेस और टाइम जो मेडिटेशन चल रहे हैं, हमको पढ़ने में आता है, अभी भी आज के टाइम पे भी सुनने में आता है कि जैसे हिमालय में जो एक तरह से योगीज हैं जो एक तरह से ध्यान में है ना, मेडिटेशन में है, तो वो बहुत सालों से, बहुत महीनों से मालूम चला बाहर ही नहीं आए, वो उसी मेडिटेशन पोजीशन में है ना। तो दे आर लाइक बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, है ना, कि उनको वो भी अवेयरनेस नहीं बचा है अब स्पेस और टाइम का, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट में, निर्विचार, ठीक है। अब जो फिफ्थ स्टेट है वो क्या है, सानंद की स्टेट, है ना। सानंद की स्टेट है ना। सानंद की स्टेट में क्या हो गया भाई कि आपको अवेयरनेस हो गई खुद की, अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, है ना। तो हमारा जो फोकस है वो अभी किस पर चला गया, खुद पर चला गया, फोकस है वो किस पर चला गया, वन सेल्फ पे चला गया, है ना। अवेयरनेस मिल गई अबाउट वन सेल्फ एंड ऑफ रियलिटी, रियलिटी के बारे में हमें अवेयरनेस किस स्टेज पे मिल गई, सानंद की स्टेज पे, ठीक है। इसके बाद जो सिक्स्थ स्टेट है वो क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिक्स्थ स्टेट है वो क्या है, शास्त्रता इज द लास्ट स्टेज। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है कि हमारा जो फोकस है ना, वो कहाँ पर चला गया, सबसे जो मोस्ट सब्टल है, जो मोस्ट सब्टल है वो क्या है, एक तरह से जो इनिशियल प्रोडक्ट था, मोस्ट सब्टल जो एंटिटी थी या रियलिटी थी, है ना, हमारा फोकस कहाँ चला गया, उस पर हम मेडिटेट करने लगे, ठीक है। और वो चीज क्या है, अहंकार, है ना। सबसे एक तरह से इनिशियल प्रोडक्ट क्या है, चित्त है, और चित्त में क्या है, अहंकार है। तो जो हमारा सबसे मोस्ट सब्टल एक तरह से जो रियलिटी है क्रिएशन में, वो क्या है, अहंकार है। और हमारा सस्मिता की स्टेट में हमारा जो पूरा फोकस है वो किस पे चला गया, हमारे अहम पे चला गया, हमारे ईगो पे चला गया, हमारे सेल्फ पे चला गया ना, अस्मिन,
असमन या अस्मिता का जो कॉन्सेप्ट है ना, सोल का जो कॉन्सेप्ट है, तो अहम पे चला गया हमारा पूरा जितना भी फोकस था। अब क्या हुआ कि वो ग्रॉस सब्टल सब चीजें हट गई, अब क्या रह गया, सिर्फ अहंकार रह गया, सिर्फ चित्त रह गया है, सिर्फ एक ऐसी एंटिटी रह गई जिस पर हमारा पूरा फोकस जो है वो स्टेब्लिश हो गया है। अब इस पे क्या होगा, हमारा जो चित्त वृत्ति है वो रुकने लगेगा, है ना, चित्त जो मॉडिफिकेशन हो रहा था वो नहीं होगा। अब लास्ट स्टेज जो रह गई वो क्या है, असंप्रज्ञात। ये जो 6 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड वो 6 है ना, ये जो 6 स्टेज है किसकी है, संप्रज्ञात की है ना। सबसे पहले सवितर्क, तो सवितर्क में क्या है भाई, हमारा जो एक जो लेटेंट इंप्रेशन है उस ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन का, लैंप है या कुछ भी है ना, फ्लेम है, उसकी एक लेटेंट इंप्रेशन है, तो वो एक्चुअली क्या है, ग्रॉस एंटिटी है। तो हमारा अभी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे, ग्रॉस एंटिटी पे, प्लस एक मेमोरी, एक लेटेंट इंप्रेशन है। अब क्या होगा निर्वितर्क स्टेट में कि फोकस अभी भी ग्रॉस एंटिटी पे, बट वो मेमोरी चली जाएगी। सविचार की स्टेट में आएगा कि हमारा जो ग्रॉस एंटिटी पे फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो अब किस पे आ जाएगा, सब्टल एंटिटी पे आ जाएगा, है ना। और लेकिन अभी भी हम क्या है, अवेयर हैं स्पेस और टाइम के बारे में, किस स्टेट में, सविचार में। निर्विचार में क्या होगा कि अभी भी सब्टल रियलिटी पे हम फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, बट अब हम क्या हो गए, बियॉन्ड स्पेस और टाइम हो गए। अब हमें बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं कि हम किस स्पेस और किस टाइम में कितने वक्त तक कैसे मेडिटेट कर रहे हैं ना, कंटिन्यूसली हमारा मेडिटेशन चल रहा है। फिर सानंद की जब स्टेज पे हम आते हैं तब क्या होता है, हमें अवेयरनेस हो जाती है किस चीज़ की, रियलिटी की। और सस्मिता में क्या होता है, हमारा जितना भी एक तरह से कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन है, वो ग्रॉस सब्टल सब चीज़ों से हट के किस पे जाता है, मोस्ट सब्टल जो एक तरह से रियलिटी है, एंटिटी है, प्रोडक्ट है प्रकृति का, वो क्या है, चित्त है या अहंकार है ना। तो हमारा सबसे एक तरह से जो मेडिटेशन है एट लास्ट वो किस पर चला जाता है, अहंकार पे, इस स्टेज में, सस्मिता की। ठीक है, अब जो हमारी 7th स्टेज है असंप्रज्ञात, हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये 6 स्टेजेस किस में हो गई, संप्रज्ञात में, है ना। असंप्रज्ञात में असंप्रज्ञात है ना। असंप्रज्ञात में क्या हुआ कि अब क्या हो गया, बियॉन्ड ईगो देखने लगे रियलिटी को, बियॉन्ड ईगो चले गए, है ना। मेडिटेशन बियॉन्ड ईगो, है ना। अब हम ईगो जो है, अस्मिता जो है, उसके भी बियॉन्ड क्या हो गया, मेडिटेटिव स्टेट में आ गए। ठीक है, और इस स्टेट में क्या हुआ, जो एक तरह से ये लास्ट स्टेज है ना, और इस स्टेज में क्या होगा, हमें प्योर नॉलेज मिलेगा। दिस इज व्हाट, लास्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। And in this stage, we get pure knowledge or discriminatory knowledge. ठीक है, और इस स्टेज में क्या होता है ना, असंप्रज्ञात की स्टेज में, क्योंकि हम इतनी स्पिरिचुअल पाथ में एक इतनी हायर जर्नी पे, हायर लेवल पे पहुंच गए, तो असंप्रज्ञात की वो स्टेज है जहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल एक तरह से पावर्स आपको मिलने लगते हैं। हम देखते हैं ना, कुछ योगीज रहते हैं कि भाई उन्होंने आंखें खोली और आप ठीक हो गए, या उन्होंने ऐसे हाथ किया और आप ठीक हो गए, है ना। ये सारी जो पावर्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स जो ह्यूमन बींग्स के पास है, वो मेडिटेशन से आती है ना। और इस स्टेज में वो एक्चुअली पावर्स आपके पास आती हैं, दैट सुपर नेचुरल पावर्स, है ना, हीलिंग पावर्स, मैजिकल पावर्स। तो इस स्टेज में क्या मिलता है आपको, ये जो असंप्रज्ञात की स्टेज है, इसमें क्या मिलता है, मैजिकल और हीलिंग सुपर नेचुरल पावर्स मिलती हैं। बट जो हमारा फोकस है ना, शुड बी on our meditation to attain discriminatory knowledge.
ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो इन सुपरनेचुरल मैजिकल या हीलिंग पावर्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने इन पावर्स को यूज करना शुरू करेंगे ना आप, तो क्या होगा, आप दोबारा से क्लेशास में फंस जाएंगे। आप क्या करेंगे, राग द्वेष में आ जाएंगे कि भाई ये मेरे अपने हैं, ये मेरी पूजा कर रहे हैं, ये मेरी भक्ति कर रहे हैं, तो मेरे इनसे राग है, मैं इनकी हेल्प करूंगा, और ये मुझे नहीं मान रहे हैं ना, ये मेरा अपमान कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं रहे मुझमें कितना एक तरह से नॉलेज है, कितनी पावर है, ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, तो द्वेष आ गया आप में, एक अहम आ गया, एक अहंकार आ गया, ईगोइज्म आ गया, और इन सब के कारण आप में क्या आ गई, इग्नोरेंस आ गई, और आप दोबारा क्या हो गए, चित्तवृत्ति जो है वो होने लगे ना, मॉडिफिकेशंस होने लगे, और क्या हुआ, आप हमेशा के लिए बॉन्डेज में फिर से फंस गए। तो ये जो मैजिकल पावर्स है, ये जो स्टेज है, दिस इज ऑल्सो नॉट फ्री, है ना। इस स्टेज में भी आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली अपना मैजिक अपना जो मेडिटेशन है वो करते रहना है ना, और आपको अपना जो फोकस है वो हीलिंग या मैजिकल पावर्स जो आपको इस स्टेज पर मिली है उस पर नहीं डालना है ना, नहीं तो क्या होगा, आप दोबारा जो साइकिल है बॉन्डेज का, आप उसमें फिर से फंस जाएंगे, है ना, आप दोबारा क्लेशास में फंस जाएंगे, चित्तवृत्ति में फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फोकस तब भी किस पर होना चाहिए, टू अटेन डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज, एंड फाइनली, है ना, एंड फाइनली क्या होगा, meditator will be free from products of prakriti, and purusha will attain its true knowledge, its true nature, है ना, और जो कैसा है, नेस्त्री गुणा, है ना। तो इस स्टेज में क्या होगा कि जब आप इसकी स्टेज की जो फाइनल एक तरह से क्लाइमेक्स है उस पर जब आप पहुंचेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे, तो क्या होगा, आपको जो डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज है वो प्रोवाइड हो जाएगा, जो पुरुषा है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा फ्रॉम प्रकृति, और इस तरह आप क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी स्टेजेस है ये क्या है, समाधि के स्टेजेस हैं, जो एक तरह से लास्ट स्टेप है ऑफ अष्टांगिक योग। ठीक है, जो क्या है एक्चुअली चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक है, एक और बार रिवाइज कर ले हम क्विकली, है ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, है ना, दो स्टेजेस हैं जिनमें क्या हो रहा है, दो स्टेप्स हैं एक तरह से, जिनमें क्या है, समाधि जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन की है हमें योगा फिलॉसफी। जो पहली 6 स्टेट्स हैं वो संप्रज्ञात में है, और जो लास्ट स्टेज है वो असंप्रज्ञात में है ना। संप्रज्ञात में कौन कौन से आ गए भाई, तो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद और सस्मित, ये किस में आ गए, संप्रज्ञात में 6 स्टेजेस। और जो 7th स्टेज है असंप्रज्ञात, वो क्या है, बियॉन्ड ईगो, है ना, बियॉन्ड अहंकार, है ना। जब आप मेडिटेशन करते रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, जो प्रकृति उससे फ्री हो जाएगा, जो पुरुष है वो अपना ट्रू नेचर है, जो ट्रू रियलिटी उसे अचीव कर लेगा, उसे डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह आप लिबरेशन अटेन कर लेंगे। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब इसके साथ ही जो सांख्य फिलॉसफी उन्होंने क्या किया, अब इसके साथ ही जो योगा फिलॉसफी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस मेडिटेशन के लिए कुछ चीज़ें बताई कि एक मेंटल स्टेट्स या मेंटल लेवल्स हैं जिनके बेसिस पर वो बताएंगे कि कौन से मेंटल लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और कौन से ऐसे मेंटल लेवल्स हैं जो कंड्यूसिव नहीं है फॉर मेडिटेशन। तो उन्होंने उसे कहा है चित्त भूमि, है ना, मेंटल लेवल्स उन्होंने बताए चित्त भूमि। तो हम चित्त भूमि जो है वो 5 टाइप की जो दी है योगा फिलॉसफी ने, इसके बाद वो और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चित्त वृत्ति जो थी वो भी 5 टाइप की थी, क्लेशास जो थे वो भी 5 टाइप्स के थे और जो चित्त भूमि है वो भी कितनी है, 5 टाइप्स की, है ना। तो सबसे पहले चित्त भूमि में जो सबसे फर्स्ट मेंटल लेवल है वो क्या है, क्षिप्त, है ना, क्षिप्त। फिर सेकंड है मुग्ध, देन थर्ड है विक्षिप्त, है ना। जो फोर्थ है वो क्या है, एकाग्र, एंड जो फिफ्थ है वो है निरुद्ध। ये 5 स्टेजेस है ना, किस चीज की, चित्त भूमि की। 5 मेंटल लेवल से कौन कौन से, चित्त, मुग्ध, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, है ना। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या चीज जो है वो क्या बता रही है ना। अब सबसे पहले क्या है भाई, क्षिप्त है। अब क्षिप्त में क्या होता है, डोमिनेंस होता है।
डोमिनेंस किस चीज का? रजस गुण का। नाम से ये क्षिप्त है ना कि भाई वो बहुत ज्यादा कैसा है, क्षिप्त की स्टेज मतलब मेंटल लेवल कैसा है कि वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है या एनर्जी से भरा हुआ है, रेस्टलेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि डोमिनेंस है किस चीज का? रजस गुण का। तो क्षिप्त जो मेंटल स्टेट है, मेंटल लेवल है, ये क्या है एक्चुअली 5 मेंटल लेवल्स हैं, है ना। चित्त भूमि क्या है? 5 मेंटल लेवल्स हैं, है ना, जो क्या बताएंगे बाय योगा फिलोसफी। शिफ्ट 5 मेंटल लेवल्स प्रोवाइडेड बाय, है ना, प्रोवाइडेड बाय योगा फिलोसफी, है ना। और इसमें क्या पता चलेगा हमें कि कौन से वो लेवल्स हैं जो कंड्यूसिव नहीं है फॉर मेडिटेशन और कौन से वो एक तरह से मेंटल लेवल्स हैं जो कंड्यूसिव हैं फॉर मेडिटेशन। तो जो चिप्त है इसमें क्या है? डोमिनेंस है ऑफ रजस गुण, एंड दिस इज द लेवल ऑफ और स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो ये कंड्यूसिव नहीं है ना फॉर मेडिटेशन। अभी जो मुग्ध स्टेट है ना, दिस इज व्हाट? डोमिनेंस ऑफ तमस गुण। जब हमारे अंदर डोमिनेंस है तमस गुण का, तो हम किस मेंटल लेवल में है? मुग्ध में है, कि भाई हम एक तरह से हिप्नोटाइज्ड है ना, कि मुग्ध है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस मेंटल स्टेट में तो हम तमस गुण हमारे अंदर डोमिनेट कर रहा है, ऑब्वियस है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डोमिनेंस ऑफ तमस गुण, है ना, स्टेट ऑफ डिस्पेयर। चलिए अब विक्षिप्त जो है, तो विक्षिप्त में क्षिप्त आ रहा है तो इसका मतलब रजस गुण भी है ना, लेकिन क्या है? पूरी तरह रजस गुण नहीं है। तो इस स्टेज में है डोमिनेंस ऑफ सत्व प्लस रजस, है ना। दोनों जो गुण है वो इस स्टेज में है ना। और क्या हो रहा है कि क्योंकि रजस गुण भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है। और क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। विक्षिप्त है वो इंसान, हम कहते हैं ना कि भाई ये इंसान विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त का यूजुअली मतलब होता है कि मेंटली वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले पाए। तो सिमिलरली जो विक्षिप्त स्टेट है वो क्या है एक्चुअली? डोमिनेंस ऑफ सत्व और रजस गुण, और इसके साथ ही क्या है? वहाँ डिस्ट्रैक्शन है उस स्टेज में ना। तो वो डिस्ट्रैक्ट है ना, वो मेडिटेट नहीं कर पा रहा है, सिंपल सी बात हो गई, है ना। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं ये क्या है? नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉट कंड्यूसिव फॉर मेडिटेशन, ठीक है। एंड ये जो लास्ट के 2 स्टेज हैं, है ना, एकाग्र। तो एकाग्र में क्या है? यहां पर आ गया है कंप्लीट फोकस, है ना, डोमिनेंस ऑफ सत्व गुण। हम बोलते हैं ना कि एकाग्र चित्ता से पढ़ाई करो। तो एकाग्र का क्या मतलब है कि भाई अब जो हमारा माइंड है वो कैसा है? फोकस्ड है ना। तो अब क्या होगा? आप मेडिटेट कर पाओगे। सो दिस स्टेज इज कंड्यूसिव फॉर मेडिटेशन। और निरुद्ध का क्या मतलब है? तो निरुद्ध का मतलब ये है कि अब आप जो एक तरह से असंप्रज्ञात वाली जो स्टेट है ना, असंप्रज्ञात समाधि की, मेडिटेशन की लास्ट स्टेट जो है वो किस मेंटल लेवल पे आती है? निरुद्ध पे। तो जो एकाग्र है वो किसके लिए? संप्रज्ञात के लिए, है ना, फॉर संप्रज्ञात। एंड ये जो निरुद्ध है दिस इज फॉर असंप्रज्ञात, है ना। इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूस जो है वो मेडिटेशन हो रहा है। निरुद्ध मतलब कि वो अब रोका नहीं जा रहा है ना, कि वो रुक नहीं रहा है। अनस्टॉपेबल एक तरह से जो मेडिटेशन है वो आप उस स्टेज में हो, है ना, अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल स्टेट ऑफ मेडिटेशन और फोकस। हमारा जो फोकस है वो कैसा है? अनस्टॉपेबल है। वो आपको कैसे भी कोई भी चीज़ जो है वो इस स्टेज में आके आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो वो क्या हो गई? निरुद्ध। तो ये जो लास्ट 2 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी ये क्या है? कंड्यूसिव हैं मेडिटेशन के लिए। सो कंड्यूसिव फॉर मेडिटेशन।
ठीक है, ये क्या है, चित्त भूमि, क्षिप्त, मुग्ध, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये आपको सीक्वेंस वाइज जरूर याद रखनी है। इसी के साथ जो हमने स्टेजेस डिस्कस किए हैं समाधि के 7, वो भी आपको सीक्वेंस में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल थ्योरी है। इसके लिए आपको इसके जो एक तरह से सीक्वेंस है वो आपको याद रहना, आंसर राइटिंग के लिए भी और MCQ बेस्ड जो एग्जाम है उनके लिए भी याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है ना, क्षिप्त, मुग्ध, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये क्या है, 5 चित्त भूमिज हैं। ये क्या हो गई, 5 चित्त भूमिज हो गई। अब क्या करना है हमें इसके साथ, अब क्या रह गया, अब इसके साथ एक रह गया है कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ गॉड का, है ना, जो उन्होंने गॉड का एक कॉन्सेप्ट दिया है वो और रह गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम गॉड का कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हुए आज की जो फिलॉसफी है योगा इसको फिनिश करते हैं, है ना। इसके साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, चित्त भूमि से ही रिलेटेड या मेडिटेशन से ही रिलेटेड, उन्होंने जो टाइम बताया है मेडिटेशन का, उन्होंने जो टाइम बताया है मेडिटेशन का, टाइम फॉर और कंड्यूसिव और ऑप्टिमम, है ना, आइडियल, आइडियल टाइम जो बताया है मेडिटेशन के लिए, वो क्या बताया, ब्रह्म मुहूर्त। क्यों ब्रह्म मुहूर्त, बिकॉज यहाँ पे इस वक्त क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ सत्व गुण, है ना। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है हम सभी को पता है, हम सभी कहते हैं ना सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा फोकस बनता है, तो वो एक्चुअली क्या है, ब्रह्म मुहूर्त रहता है। क्यों, क्योंकि उस जो ब्रह्म मुहूर्त है उस टाइम क्या होता है, डोमिनेंस रहता है सत्व गुण का, तो हमारा जो फोकस रहता है वो ज़्यादा अच्छे से रहता है। और हम किस मेंटल लेवल पे रहते हैं, एकाग्र की लेवल पे रहते हैं ना। एकाग्रता जो मेंटल स्टेट है, चित्त भूमि है, हमारा जो माइंड है वो उस वक्त उस स्टेज में होता है। और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के अलावा कभी जब हम अपना फोकस मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हम अबव 3 स्टेट्स में रहते हैं ना, जहाँ पर क्या होगा, या तो रजस गुण डोमिनेट कर रहा होगा या तमस गुण डोमिनेट कर रहा होगा, और क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, है ना। तो मेडिटेशन हमारा उतने अच्छे से इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो उन्होंने एक तरह से जो टाइम है वो उन्होंने सबसे आइडियल या कंड्यूसिव बताया है फॉर मेडिटेशन। ठीक है, अब हम गॉड का कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो गॉड है, जैसे अगर अब जब हम वेस्टर्न फिलोसफी डिस्कस करेंगे तो आपको प्लेटो के एक तरह से जो गॉड है ना, सुप्रीम गॉड है, क्या सुप्रीम आइडिया जो है, जो जिससे वो कह रहा है आइडिया ऑफ गॉड, है ना, उसी को क्या कह रहा है, एक्चुअली गॉड कह दे रहे हैं प्लेटो की जब हम बात कर रहे हैं। उसी तरह जो हमारा पुरुषा है वो एक तरह से सुप्रीमली जो कॉन्शियस रियलिटी है पुरुषा, तो जो सबसे स्पेशल पुरुषा है ना, जो सबसे ज़्यादा एक तरह से फॉर एवर लिबरेटेड एक तरह से जो पुरुषा है, वो अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी क्या हो जाएगा, गॉड हो जाएगा। ठीक है, तो गॉड इज नथिंग बट अ स्पेशल पुरुषा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, गॉड ऑफ योगा फिलोसफी, है ना, ये क्या है और क्या नहीं है, गॉड क्या है एंड क्या नहीं है ना। ठीक है, हमें ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो गॉड जो है योगा फिलोसफी का वो एक्चुअली क्या है कि स्पेशल पुरुषा है, इट इज़ नथिंग बट अ स्पेशल पुरुषा। तो पुरुषा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी क्या है, एक्चुअली गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। इसके साथ ही एक्चुअली क्या है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है ना। ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट का क्या मतलब होता है, ओमनीपोटेंट मतलब कि सर्वशक्तिशाली, ऐसी कोई भी एक तरह से पोटेंसी या पोटेंशियल नहीं है जो उसमें नहीं है, या पावर नहीं है जो उस गॉड में है जो उसमें नहीं है। आप समझ रहे हैं, ओमनीपोटेंट कि ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो वो गॉड नहीं कर सकता, इट इज़ ओमनीपोटेंट। उसके पास इतनी इनफाइनाइट पावर है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो
काम जो गॉड नहीं कर सकता। ओमनीसिएंट मतलब कि सर्वज्ञानी, है ना, ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है जो उस गॉड को नहीं हो, ना, भूत वर्तमान भविष्य हर चीज का नॉलेज उस गॉड को है। सो इट इज ओमनीसिएंट, ठीक है। ओमनीपोटेंट हो गया हमारा गॉड, ओमनीसिएंट हो गया, है ना। और इसके साथ ही वो क्या कह रहे हैं कि जो योगा फिलोसफी का गॉड है ना, उसको उन्होंने किससे डिनोट किया हुआ है, डिनोटेड इन फॉर्म ऑफ ओम, है ना। ये जो ओम है, ये जो ध्वन है, ये ध्वनि है, जो स्वर है, यही एक्चुअली क्या है, गॉड है, अकॉर्डिंग टू व्हाट योगा फिलोसफी। दिस सिंबलाइजेस व्हाट, द स्पेशल पुरुष है, जिसको वो क्या कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं। लेकिन अब गॉड के इतने कॉन्सेप्ट जो हमारे अभी दिमाग में हैं, या एक तरह से इंप्रेशन ऑफ गॉड या आइडिया ऑफ गॉड जो अभी हमारे दिमाग में है, इससे जो योगा फिलोसफी का गॉड है वो वेरी करता है। और वो हम समझेंगे क्यों, क्योंकि इनका जो गॉड है योगा फिलोसफी का, वो क्या है, वो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड नहीं है ना, वो डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड भी नहीं है, वो सस्टेनर ऑफ वर्ल्ड भी नहीं है, वो कर्म फलदाता भी नहीं है। कर्म फलदाता का मतलब क्या होता है, ये चीजें आपको लिखनी है ना, कि जो गॉड है योगा फिलोसफी का, इट इज नॉट द क्रिएटर सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, इट इज नॉट द कर्म फलदाता। कर्म फलदाता कि भाई आपको कर्मास के हिसाब से जो आपने एक्शंस किए उसके हिसाब से जो आपको फ्रूट्स मिलने हैं, जो रिजल्ट्स मिलने हैं, वो देने वाला जो चीज है वो गॉड नहीं है, वो गॉड नहीं दे रहा है। वो कर्मा थ्योरी अपना सेपरेट वर्क कर रही है, उसी से सब क्या होगा, चलेगा, है ना। इट इज लाइक द कॉस्मिक ऑर्डर। कर्मा अकॉर्डिंग टू सांख्य एंड योगा फिलोसफी इज कॉस्मिक ऑर्डर, उसका गॉड से कुछ भी लेना देना नहीं है। सांख्य ने तो गॉड एक्सेप्ट किया ही नहीं है, और योगा ने किया भी है, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई गॉड इज नॉट द कर्म फलदाता, गॉड इज व्हाट, एक तरह से स्पेशल पुरुष है, एक सेल्फ, एक लिबरेटेड है, एक सेल्फ है ना, ऑलवेज लिबरेटेड एक सेल्फ है, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। और वो क्या है, क्रिएटर सस्टेनर या डिस्ट्रॉय नहीं है वर्ल्ड का, कर्म फलदाता नहीं है वर्ल्ड का, है ना। जो एक तरह से इंप्रेशंस गॉड के हमारे पास अभी रहते हैं, वो क्या है, योगा फिलोसफी के गॉड से क्या है, रिलेट नहीं करते। कर्म फलदाता का क्या मतलब हो गया कि भाई वो कर्मों को देने वाला, कर्म के बेसिस पे फल देने वाला नहीं है। डिवाइन जो ग्रेस है वो देने वाला नहीं है ना। जैसे जो रामानुजा की जो एक तरह से हम फिलोसफी जब पढ़ेंगे आगे, तो उन्होंने भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया है, और उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि चोजन वन, कि भाई ईश्वर जिन्हें चाहेंगे वो उन्हीं को चूज करके एक डिवाइन ग्रेस देंगे, है ना, वो ही सिर्फ लिबरेट हो सकते हैं। ये कौन कह रहा है, रामानुजा की एक तरह से भक्ति की जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे, उनका जब हम लिबरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ ये डिवाइन ग्रेस का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि हमारे हाथ में नहीं है कि किसको लिबरेशन मिलेगा, हम सिर्फ अपनी भक्ति कर सकते हो, फिर जो डिवाइनली चूजन जो पर्सन है उसे वो डिवाइन ग्रेस मिलेगी। लेकिन जो योगा फिलोसफी, वो डिवाइन, जो गॉड है योगा फिलोसफी का, वो डिवाइन ग्रेस देने वाला नहीं है, कर्मफल देने वाला नहीं है, सस्टेनर डिस्ट्रॉयर क्रिएटर नहीं है वर्ल्ड का। वो क्या है, वो सिर्फ एक स्पेशल पुरुषा है, जिसे उन्होंने किससे डिनोट किया है, ओम से डिनोट किया, और वो कैसा है, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट है। और एक तरह से जितनी भी क्वालिटीज पुरुषा की हैं, वो सभी किस में इनकॉर्पोरेटेड है, हमारा जो गॉड का कॉन्सेप्ट है योगा का, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, ये हमने क्या समझ लिया, योगा से, गॉड से रिलेटेड जो योगा फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही योगा फिलोसफी ने गॉड के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रूफ दिए हैं ना, प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, गॉड ऑफ जो है योगा फिलोसफी का, इसके जो प्रूफ्स दिए हैं, प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑफ योगा फिलोसफी, वो हमें डिस्कस करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो उन्होंने हमें कितने प्रूफ दिए, एक तरह से 3 प्रूफ्स दिए हैं। कितने हमारे पास 3 प्रूफ्स हैं ना, सिंपल हो गई चीज। जो पहला प्रूफ है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फर्स्ट प्रूफ इज बेस्ड ऑन वेदास, वेदास पर, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि भाई वेदास आर इनफॉलिएबल एंड वेदा सेज गॉड एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। ठीक है,
ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ क्या हो गया कि जो भाई गॉड है वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वेदास कह रहे हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड प्रूफ हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सेकंड प्रूफ क्या कह रहा है कि भाई एक लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है ना, कि ये जो वर्ल्ड है इतने टाइम से क्या है, चला आ रहा है, इतने टाइम इतने वक्त से क्या है, सस्टेनेबल है। तो ज़रूर कोई ऐसी रियलिटी है, कोई सुप्रीमली ट्रांसेंडेंटल डिवाइन रियलिटी है जो क्या किए हुए इस वर्ल्ड को एक तरह से कंटिन्यू किए हुए है ना। तो ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जो है इसका बेस एक्चुअली क्या है, गॉड है। तो जो सेकेंड प्रूफ है वो क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन प्री सपोजेज। ओके, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कर रही है, प्री सपोज कर रही है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेसेसरली क्या होना चाहिए, एक डिवाइन ट्रांसेंडेंटल रियलिटी विच इज नथिंग बट गॉड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सेकंड प्रूफ हो गया कि भाई जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हमें दिख रही है, जो वर्ल्ड है ये कंटिन्यूटली क्या हो रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है और सस्टेन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो गॉड है वो एग्जिस्ट ज़रूर कर रहा है। अब जो थर्ड प्रूफ है वो भी बहुत सिंपल से है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई इतने सारे जो लोग हैं है ना, लिबरेशन के लिए काम कर रही है। हमने कहाँ पढ़ा, हमने पुरुषा में देखा, टीलियोलॉजिकल का कॉन्सेप्ट है ना, कितने सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लिबरेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं ना, लिबरेशन को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लिबरेशन मिल भी रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा डिवोशन लोगों में है ना, और लिबरेशन की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लिबरेशन मिल भी रहा है। सो दिस होल आइडिया प्री सपोजेज व्हाट, गॉड, है ना। तो जो थर्ड प्रूफ क्या हो गया, वो क्या हो गया कि भाई गॉड एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज देयर इज डिवोशन। ठीक है, तो थर्ड प्रूफ क्या हो जाएगा कि भाई डिवोशन टू गॉड, है ना, डिवोशन टू गॉड इज ए मीन्स टू अटेन लिबरेशन, है ना। दिस आइडिया presupposes that गॉड एग्जिस्ट, है ना। ये जो तीन प्रूफ है हमने इनको डिस्कस कर लिया, बहुत सिंपल से तीन प्रूफ थे, है ना। पहला क्या था भाई, पहला सिंपल प्रूफ था कि भाई क्या कि जो वेदास हैं वो क्या है, इनफॉलिएबल हैं और वेदास कह रहे हैं गॉड एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए गॉड एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड क्या कह रहा है कि भाई लॉ ऑफ कंटिन्यूटी प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एंड थर्ड क्या कह रहा है कि भाई लिबरेशन के लिए जो हम डिवोशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए, इट ऑल्सो नेसेसरली इम्प्लाइज कि गॉड जैसी एक ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है जिसकी डिवोशन से हमें लिबरेशन मिलता है। एंड दिस होल आइडिया प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भाई गॉड एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हम उसके लिए डिवोट करेंगे, है ना। तो ये जो थ्री प्रूफ्स उन्होंने हमें दिए ये कैसे है हम समझ पा रहे हैं, बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा कैसे अनसेटिस्फैक्ट्री है, इनसफिशिएंट है। ये जो प्रूफ्स हैं ये कैसे हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, inefficient है and therefore criticized by different schools of philosophy। है ना, बस इतना ही है योगा के एक तरह से गॉड के कॉन्सेप्ट में और प्रूफ और एग्जिस्टेंस में। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं है ना, वो क्या क्या कर लिए हमने, एक तरह से जो स्टेजेस हैं समाधि के वो डिस्कस किए हमने, चित्त भूमि जो है वो डिस्कस की, और इसके साथ ही जो कंड्यूसिव या ऑप्टिमम या आइडियल टाइम पीरियड है मेडिटेट करने का वो डिस्कस किया, है ना। मेडिटेशन की पूरी प्रोसेस समझने के बाद जो आइडिया ऑफ गॉड है, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है योगा के अकॉर्डिंग हमने वो डिस्कस किया कि वो क्या है और क्या चीज़ें वो कंटेन नहीं कर रहा है ना, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो योगा के गॉड में इनकॉर्पोरेटेड हैं और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो योगा का जो गॉड है वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है ना। और इसके साथ ही जो एक तरह से प्रूफ्स दिए हैं योगा फिलोसफी ने फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हमने वो भी डिस्कस कर लिए, और वो कैसे हैं, इनसफिशिएंट हैं और एक तरह से अनसेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए जो बाकी न्यू स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं
उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज। तो योगा फिलोसफी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। योगा फिलोसफी बहुत ही फैक्चुअल एक तरह से फिलोसफी है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहें, स्पेशली सीक्वेंस में याद रहें, है ना। ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो उठ के आ जाएंगे, है ना। अष्टांगिक जो योग है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पूरे अष्टांगिक योग फिर समाधि के जो 7 स्टेजेस है वो पूरे एक्सप्लेन करते हुए लिखना पड़ेगा। सेम गोज विद MCQ बेस्ड क्वेश्चन, है ना, कि वहाँ पर भी आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि वो अरेंज करने आ जाएगा या मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि सवितर कौन सी स्टेज है, निर्वितर कौन सी स्टेज है, कहाँ पे ग्रॉस है, कहाँ पे सबटल है, कहाँ पे बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है ना। तो आपको ये चीज़ें याद ज़्यादा रखनी है समझने के कंपैरिजन में, है ना। बट अगर हम इसे लॉजिकली एक तरह से मेथड यूज़ करके एक कंसेप्ट यूज़ करके याद करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हमने इसे समझने की कोशिश की है, तो मुझे यकीन है कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। आई होप आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो न्याय फिलोसफी पर आएगी, है ना। तो होपफुली अभी तक आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हम कवर कर चुके हैं, और इसके आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम इंडियन फ़िलासफ़ी जल्दी से फिनिश करके जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है वो शुरू करें।